आदरणीय साथियों, आज हमारे बंजारा समाज के गुरु संत सेवालाल जी का 250वीं जयंती पर उनके हमारी श्रद्धा सुमन। और ये वो घुमक्कड़ जाति है जो पूरे देश में जिसकी एक ही भाषा है, और जब इंटरनेट और सड़कें नहीं थी तब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ये हमारा बंजारा समाज हुआ करता था। आज हमारे संत सेवालाल जी की जयंती पर हमारे सभी लोगों को, बंजारा समुदाय के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न दिया गया और उन्हें सम्मानित किया गया। लेकिन यदि आप देखेंगे तो भारत के इतिहास में आजादी के बाद एक फोर्टनाइट में इतने लोगों को भारत रत्न कभी नहीं दिया गया जितना कि पिछले पखवाड़े में दिया गया। और उनमें से 4 लोग तो ऐसे हैं कि जिनको यदि आप देखेंगे, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हो, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हो, चाहे नरसिम्हा राव जी हो, इन्होंने हमेशा से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नीतियों का विरोध किया। एमएस स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट का पालन न करते हुए उन्होंने उनको भारत रत्न दिया। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये सभी वो लोग हैं जिनको कि मिलना चाहिए था, लेकिन इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया जाए, ये बात समझ में नहीं आती है। फिर भी हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे नरसिम्हा राव जी का सम्मान उन्होंने किया है, हम उनके आभारी हैं। साथियों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को लगभग 10 साल होने आए और उन्होंने हमारे 10 साल के कार्यकाल का श्वेत पत्र जारी किया, जबकि श्वेत पत्र की मांग हम लोग कर रहे थे कि भाई आपके 10 साल में आपने क्या किया, इस श्वेत पत्र दीजिए। वी वांटेड द व्हाइट पेपर on the governance of the Modi government, not on the governance of Dr. Manmohan Singh ji UPA government. So therefore we came out with this document, 10 साल अन्याय काल 2000, we'll stand up. This is this document is a well-researched document which specifies आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय एंड राजनीतिक अन्याय। यदि आप देखेंगे
तो जो इकोनॉमिक इश्यूज पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार असफल रही है, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की बिगड़ती हालत, हमारे श्रमिकों के कानून में परिवर्तन, 44 कानून थे उनको लेबर कोड में 4 लेबर कोड में कर दिया। और ये परिपाटी थी कि हर साल नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी जिसमें कि ट्राइपार्टाइट डिस्कशन होता था गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज का। In the last 10 years, for 9 years, this National Conference on Labour has not been held. Then the close association of the Prime Minister with the corporates, few favoured corporates, particularly Mr. Gautam Adani. Also at the same time, सामाजिक अन्याय, SCs, STs, OBCs. Now we've been demanding a caste-based census. जातिगत जनगणना का हम लोग समर्थन करते हैं और इसमें राहुल गांधी जी ने बराबर इस बात को कहा है कि जो भागीदारी होना चाहिए SC, ST, OBC माइनॉरिटीज की, वो जो प्रशासकीय और शासकीय तंत्र है उसमें 3% भी नहीं है। इसी प्रकार महिलाओं के ऊपर अत्याचार, सामाजिक जो सद्भाव की व्यवस्था होनी चाहिए उसमें बिगाड़ हुआ है। सर्वधर्म समभाव का हमारा संविधान में संकल्प है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, पर्टिकुलरली प्रोटेक्शन ऑफ टू द माइनॉरिटीज। इसमें काफी लोगों में गतिरोध आया है। इस तरह से यदि देखेंगे तो राजनीतिक अन्याय में इंस्टीट्यूशंस को सबवर्जन किया गया, CAG रिपोर्ट्स नहीं आ रही हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भेदभाव कर रहा है और हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर भी खतरा है। देश के सेनापति जो हमारे आर्मी कमांडर हैं वो कहते हैं कि चाइना हमारे इलाके में घुसा है। वहां के हमारे लोग कहते हैं कि चाइना ने हमारी जमीन पर अधिकार किया है। रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हां हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि ना कोई आया है ना कोई यहां पे बैठा है। दिस इज द वेरी फैक्ट दैट इट गोज कॉन्ट्ररी, द प्राइम मिनिस्टर इज कॉन्ट्रडिक्टिंग हिज आर्मी चीफ, ही इज कॉन्ट्रडिक्टिंग हिज डिफेंस मिनिस्टर। बट why doesn't he speak out against China? Why is he so shy of speaking against China? So these are the basic issues. In detail, I would like you to go through the economic, social indicators which have been highlighted. How I will say in लोगों के साथ अन्याय हुआ, इन वर्गों के साथ, ये हमें इस बात को बताना है। इस देश में भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने की कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जिसका मूल उद्देश्य था जो देश में नफरत फैलाई जा रही है, कटुता फैलाई जा रही है, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जा रहा है, उसको कैसे हम लोग आगे बढ़ाएं। और जो फेमस स्टेटमेंट है, मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता हूं, दैट वाज द क्रक्स
of our Bharat Jodo Yatra. Now the East-West Yatra is the Bharat Jodo Nyaya Yatra. And the 5 issues of this yatra is giving justice to the farmers, giving justice to the women, giving justice to the youth, giving justice to the labor. And to do that, participation, भागीदारी, किसानों को न्याय, महिलाओं को न्याय, युवाओं को न्याय, श्रमिकों को न्याय, और ये सबको पूरा न्याय दिलाने के लिए सबकी भागीदारी, विच इज द एसेंस. ये हमारा भारत के जो सनातन धर्म की परंपरा है, सर्वधर्म समभाव, वासुदेव कुटुंबकम, उसका ही आधार, दिस इज द आइडिया ऑफ इंडिया. और वही हमारा कांग्रेस की मेन आइडियोलॉजी रही है और वही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मूल आधार है, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी वायलेट करने में लगी हुई है. किसानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है. आपको याद होगा 2013 में यूपीए सरकार में लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 पास हुआ, जिसमें कि किसानों की जो जमीन अक्वायर कर ली गई लेकिन 5 साल तक कोई काम नहीं हुआ तो उसको वापस लौटाने का प्रोविजन डाला. इसके बाद गवर्नमेंट लैंड अगर या प्राइवेट लैंड ली जाती है तो रूरल एरियाज में वॉट एवर इज दी कलेक्टर्स रेट, वी कॉल इट सर्कल रेट, अपना यहां पता नहीं क्या कहते हैं उसको, ऑफिशियल जो रेट होते हैं, मार्केट वैल्यू 4 times the market value would be the compensation as per the Land Acquisition Act passed under the UPA government in 2013. 4 times the market value in rural areas and twice the market value in the urban areas. First thing which Modi ji did in 2014 was to bring an ordinance to change that Land Acquisition Act. This shows the आइडियोलॉजी ऑफ दी भारतीय जनता पार्टी. राजनीति विचारधारा के आधार पर होती है. आज इस देश में जो विचारधारा में संघर्ष चला हुआ है वो संघर्ष है महात्मा गांधी की विचारधारा, गरीब, मजदूर, किसान, अनुसूचित जाति, जनजाति, जो वंचित वर्ग है, द डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑन वन साइड, और दूसरा बड़े बड़े व्यवसायी, कॉरपोरेट्स, बिग लैंडलॉर्ड्स. इन दोनों विचारधाराओं के बीच में एक तरफ गांधी जी की विचारधारा, एक तरफ नाथूराम गोडसे की विचारधारा है, which signifies the idea and the ideology of the Rashtriya Swayamsevak Sangh. This is the ideological confrontation between the Congress party and the BJP. The regional parties have their own role to play. And we would like them to go on the ideological grounds rather than on personal grounds. BJP's main political weapons as they stand today are ED, IT, CBI, regional fundamentalism, and the EVM machine. Rahul Gandhi ji has announced 3 days back that if the India alliance forms the government, we shall bring the act to promise the minimum support price to the farmers. This is the first Nyaya guarantee which the Congress party has announced. मोदी जी बार बार मोदी गारंटी की बात करते हैं,
लेकिन मोदी गारंटी का यदि अगर आप रिव्यू करेंगे 2014 से लेकर आज तक इन्होंने प्रॉमिस किया था काला धन आ जाएगा विदेशों से, काला धन नहीं आया। और स्विस बैंक्स में जितना पैसा पहले गया था उससे ज्यादा पैसा मोदी सरकार में चला गया। अब जगह जगह कहते हैं हमने राम लला को मंदिर में 500 साल के बाद बिठा दिया। अरे आपने 500 साल में तो इनको बिठा दिया, लेकिन जो यहां से करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ रुपए लेकर भागे भगोड़े, नीरव मोदी, विजय माल्या और पता नहीं कौन कौन, आप उनको वापस नहीं लाए, आप रामलला को वापस लाने की बात करते हैं। बात वही है। इन्होंने कहा था 15 लाख सबको दे देंगे, किसी को नहीं मिला। अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम होगी, अनेक, और ये भी एमएसपी की गारंटी भी कहा था। मोदी गारंटी का मतलब यह है कि केवल जुमला, खुद अमित शाह जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए हम जो भी बात कही थी केवल जुमला था। तो मोदी गारंटी है मतलब जुमला, और हमारी गारंटी है मजबूत। मैं आभारी हूं तेलंगाना के मतदाता भाइयों और बहनों का, जिनको उन्होंने की कांग्रेस की सरकार लाए। और हमारी 6 गारंटी है जो 100 दिन में हम लोग पूरा करेंगे। महालक्ष्मी, रायतू भरोसा, गृह ज्योति, इंद्रमा हाउसेस, युवा विकासम, चयूथा, हैंड इन हैंड। इनमें से फ्री ट्रेवल फॉर विमेन इन तेलंगाना स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन चालू हो गया है फॉर विमेन। राजीव आरोग्यश्री हेल्थ इंश्योरेंस 10 लाख का चालू हो गया है, और बाकी का भी हम लोग 100 दिन के अंदर पूरा करेंगे। मोदी गारंटी is on paper, but our guarantee is on ground. This is the difference between BJP and the Congress party. I would not like to speak against the BRS, which is already in doldrums. But the fact remains that the issue today, आज जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, किसानों को जो वादा किया था मोदी सरकार ने आज से 4-5 साल पहले कि एमएसपी लागू करेंगे, किसानों पर जो केस, झूठे केस बनाए गए हैं वो वापस लिए जाएंगे, लखीमपुर खेरी में जिस किसान आंदोलन के नेता को हत्या की गई उस खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसे अनेक जो वादे हैं वो मोदी सरकार ने गारंटी ली थी, इसी वजह से वहां का आंदोलन समाप्त हुआ था। 4 साल में उसको पूरा नहीं किया गया। उसको याद दिलाने के लिए सारे किसान संगठनों ने वापस अब मोर्चा चालू किया है, और आप देख रहे हैं किस कदर लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। किसानों पर कीलें गाड़ दी गई हैं, मेन हाईवे पर सीमेंट के कंक्रीट स्ट्रक्चर्स खड़े कर दिए, ड्रोन से टीयर गैस छोड़ा जा रहा है, रबर बुलेट्स से मारा जा रहा है, जबकि 2 लोगों की आंख पर चोट लगी है, एक की तो आंखें चली गई। इस बात पर हम लोगों की घोर आपत्ति है, और हम चाहते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कानून बनना चाहिए। साथियों, हम ये भी चाहते हैं कि इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन आज भी सरकारी पदों की 30 लाख की भर्ती के पद खाली पड़े हुए हैं। साथ में इन्होंने, अगर आप देखेंगे कि 1947 से 2014 तक इस देश में जो कर्जा लिया गया था वो अब कितना बढ़ गया है, इसको आपको देखेंगे कि उस समय
लगभग 33 ये हमारा करीब उस समय 8 लाख करोड़ था 1947 टू 2014. Between 2014-2023, 55 lakhs करोड़ का लोन अब गवर्नमेंट पर हो गया है. From 1947 to 2014, it was only 8 lakh crores. Now the loan has gone up to 55 lakh crores. Now also you must see, मैंने जो आपसे कहा था विचारधारा का फर्क है. एक तरफ गरीब किसान है, मजदूर है, और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट्स हैं. बड़े कॉर्पोरेट्स के लोन राइट ऑफ किए हैं. 14.5 lakh crore loans were written off during Modi government. Under UPA government of 10 years, it was only 2.2 lakh crores. लेकिन किसान का कर्जा यूपीए सरकार में 72,000 करोड़ कर्जा माफ हुआ था. We wrote off loans to farmers to the tune of 72,000 crores. But they have not done so. Not a single farmer loan has been written off during the 10 years of Modi regime. This is what the facts are in details we have given you. The decisions of demonetization has finished the MSME sector. It has brought inflation, and the GST, which was being opposed by Mr. Narendra Modi throughout when he was the Chief Minister. What has been now brought in that format is totally against the small and medium traders. GST has been imposed on almost every section, which is destroying the economy. Therefore, in details, we have given the figures before you. Friends, I would like to assure you that the Congress party stands for the welfare of the poor, the deprived, the middle class, which is now being burdened with the higher inflation and unemployment. जो बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती जा रही है, इससे हमारे अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के लोगों पर और मध्यम वर्गीय परिवारों पर भी बढ़ती जा रही, फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स पे भी. नेट सेविंग्स कम होती जा रही है, आमदनी कम हो रही है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है. इन सब बातों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है और इसीलिए आज ये हमारी बैठक हमने बुलाई थी. अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए. वन बाय वन. आई थिंक भाई यू विल हैव टू टेल. ओके. This alliance is at the national level, not at the state level. There is a difference between the two. What is most important is the fight against the ideology of the RSS, the ideology of hatred, the ideology of the prosecution of the weaker sections and the minorities. So this fight is at the national level, not the state level. Number one. Number two, as far as
Bengal is concerned, Deepa Das Munshi ji is from Bengal. Probably she'll be able to explain to you in a better way. In Punjab, it is the wish of the both regional leadership of our Congress party and Aam Aadmi party to fight separately. In Bengal, the discussions are on. In Delhi, Aam Aadmi party and the Congress will come to some understanding. What I'm trying to say is that India Alliance stands firmly on the ground. The AICC has set up a committee under Mr. Mukul Vasnik, who is discussing with the different regional groups. And I think in 90% of the seats, India Alliance will have one-to-one fight against the BJP. It is not Amrit Kal. It is the Vidwans and the Vinash Kal for this nation. I just want to ask you, भगवान राम हम लोगों के लिए आस्था के रूप है. It is my right as a citizen of this country. मेरा ये अधिकार है कि मैं जिस भी धर्म का पालन करना चाहूं मैं पालन करूं. इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए. भगवान राम का मंदिर का निर्माण जो हुआ है, ये निर्माण हुआ है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से. और नरसिम्हा राव जी ने उस समय रामालय ट्रस्ट बना दिया था. उनका सोचना था कि इसको धार्मिक गुरुओं को सौंपना चाहिए, इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए. और इसलिए उन्होंने रामालय ट्रस्ट का गठन किया था, जिसका कि मूल उद्देश्य राम मंदिर का निर्माण था नरसिम्हा राव जी के समय में. उसमें चारों शंकराचार्य जी और रामानंदी संप्रदाय के रामनेश्वराचार्य जी, इनको उस ट्रस्ट में रखा था मंदिर निर्माण के लिए. अब उसमें क्या किया कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी हमारे धार्मिक गुरु थे उनको अलग कर दिया और विश्व हिंदू परिषद को काम सौंप दिया. विश्व हिंदू परिषद ने चंदा उगाया 92-93 में रथ यात्रा में 1400 करोड़ का. उसका हिसाब आज तक नहीं दिया. ये मैं नहीं कह रहा हूं. निर्मोही अखाड़ा जो कि 1850 से राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहा था, जो कि वहां मंदिर की पूजा करता था, उस निर्मोही अखाड़ा को हटाकर वो पूजा का अधिकार विश्व हिंदू परिषद को दे दिया, जिनका कोई लेना देना धर्म से नहीं है, केवल चंदा उगाना उनका काम है. निर्मोही अखाड़ा वाले आज मांग करते हैं कि 1400 करोड़ का हिसाब दो. और विश्व हिंदू परिषद के जो चंपत राय जी हैं, उन पर यह आरोप है कि जो ट्रस्ट का पैसा इकट्ठा हुआ उस पर लैंड डील में उन्होंने भारी भ्रष्टाचार किया है. इसलिए हमारे विधि अनुसार, सनातन धर्म के विधि अनुसार मंदिर का निर्माण तभी में प्राण प्रतिष्ठा तब होती है जब मंदिर का निर्माण पूरा हो जाए, कलश लग जाए, ध्वजा चढ़ जाए, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होती है. लेकिन मोदी जी ने चुनाव का मुद्दा इसको बना दिया. अरे राम का जन्म हुआ था रामनवमी पर, जो अप्रैल में आता है, लेकिन उन्होंने 22 जनवरी को उसमें उद्घाटन इसलिए करा लिया, प्राण प्रतिष्ठा करा लिया, जिसकी वजह से क्योंकि उनका लोकसभा चुनाव था. और जब भी प्राण प्रतिष्ठा होती है तो जो पूजा करते हैं उसमें पति पत्नी दोनों को बैठना आवश्यक होता है.
अब वहां 4 लोग जो बैठे थे वो सब अकेले थे। नरेंद्र मोदी अकेले, आनंदीबेन पटेल अकेली, मोहन भागवत अकेले और महंत आदित्यनाथ अकेले। ये शास्त्रों के विपरीत काम हुआ है। धर्म के शास्त्रों के विपरीत काम करके मोदी जी ने यह काम किया है। हमारे हजारों साल के शंकराचार्य की जो पीठ है, जो संस्था है, उसको इन्होंने सम्मान नहीं दिया। ये हमारी आपत्ति है। I have not seen the order yet. Have they commented or issued an order? If there's an order, we welcome that, because the election bonds are heavily loaded in favor of the BJP. But at the same time, we shall appeal to this Honorable Supreme Court to look into the issue of the electronic voting machine. There are doubts about the EVM. Any computer or any machine with a chip can be manipulated or hacked. Hacking through internet, manipulated through the pre-programmed software into the VVPAT machine. Doubts have been created. I, as a voter, have a right to know that my vote has gone to the candidate or to the party which I want to. And I want it in my hand. I don't want to see it in a glass. Why can't I be given this right to have my own ballot paper which I can put in the ballot box? Congress party in the AICC resolution of the 2018 has demanded the voting through the ballot paper, which has not been accepted. The India Alliance partners, 28 political parties, have appealed to the Election Commission of India. The civil societies has appealed to the Election Commission of India. The ADR, the organization which is looking into the conduction of the elections by the civil society, have raised basic fundamental questions about the functioning of the EVM. Number one, if there is a software, why can't it be made public? The responsibility and the constitutional authority given to the Election Commission of India is to ensure free, fair and transparent elections in this country. And if there are doubts, these doubts have to be cleared. There are fundamental objections which have been questioned, which have been raised. They say it is a standalone machine. The question we have raised is, if it is a standalone machine, how do you load the name and the symbol of the candidates through the symbol loading units in the VVPAT machines? These are the basic fundamental issues which we have raised, which the ECI is not telling us. देखिए, बात यह है, जैसा मैंने आपसे कहा था कि देश में एक तरफ है गरीब, एक तरफ है अमीर। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। अब किसानों से चर्चा करने के लिए मोदी जी ने कौन से मंत्री जी के जिम्मे सौंपा है? श्री पीयूष गोयल, जिनका किसान और खेती से कोई लेने देना नहीं है। पीयूष गोयल जो है कॉरपोरेट मिनिस्टर हैं, कॉरपोरेट्स के मंत्री हैं, उनके भारतीय जनता पार्टी के फंड रेजर हैं।
वो किसानों की तरफदारी करेंगे कि कॉर्पोरेट्स की तरफदारी करेंगे? कोई किसान उन पर भरोसा करेगा? ये एक बेसिक प्रश्न है। इसकी साफ नियत है मोदी जी की कि वो किसानों के पक्ष में नहीं है, वो कॉर्पोरेट्स के पक्ष में है। यू हैव आस्क्ड क्वेश्चन, एनीथिंग, एनीवन एल्स? ओके, यस। देखिए, बात यह है, जहां भारतीय जनता पार्टी चाहेगी वहां हिंसा होगी, क्योंकि वो दे इंजीनियर सिचुएशंस वेयर द बेसिक रीजनल एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स कम इन। देयरफॉर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार है। यस, लास्ट क्वेश्चन। Please do understand, the Ram Mandir was not such a big issue when the farmers were promised certain issues like the MSP, withdrawal of cases, etc. So, BJP is basically master in disinformation campaign, and they've engaged global PR agencies to spread rumors, false news, fake news. They are experts in sort of putting fake news on WhatsApp. So therefore, there is no connection between the Ram temple and the farmers' agitation. Thank you.